हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रसेन कुमार है और मैं सरस्वती ज्ञान संगम का एक टीचर हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम पोषण, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आइए ख़त्म करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, जैव प्रक्रम, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम को समझते हैं। तो जैव प्रक्रम को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या भाग में जाएगा? दो भाग में। जैव प्लस प्रक्रम। जैव का मतलब हो जाएगा जीवों के अंदर या सजीव के अंदर के, सजीव के अंदर। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? यानी जीवों के अंदर होने वाला प्रक्रिया क्या है? जैव प्रक्रम। अब क्वेश्चन है कि जीवों के अंदर कोई भी प्रक्रिया क्यों होता है? ताकि उस जीव का क्या हो सके? अनुरक्षण, मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब होता है उसको जिंदा रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या है कि सजीव के अंदर होने वाला हर वो प्रक्रिया जो उसके अंदर किसका काम करता है? अनुरक्षण करता है। जो उस जीव के शरीर का अनुरक्षण करता है उसको कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी अगर वो प्रक्रिया हमारे शरीर में होना बंद हो जाए तो हम भी जीना बंद कर देंगे, है कि नहीं? मर जाएंगे रे। अगर ऐसा वाला स्थिति है तो उसमें जैसे कि आता है कौन सी? पोषण। अब पोषण का मतलब होता है खाना खाना और उसको पचाना सही तरीके से, यानी उसका उपयोग करना। भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही क्या है? पोषण है। अब इस प्रक्रिया में आप देखोगे कि भोजन अगर कोई नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों बारे? वो वाला जब आएगा ना तो एक बार टिप देना। तो क्या होता है, पोषण के बारे में हमने देखा कि भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। वीडियो में कम ध्यान दो, यहाँ ज्यादा ध्यान दो, चैप्टर सुनो पूरा अच्छा से। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि अगर पोषण नहीं करे कोई जीव तो क्या जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी पोषण के बिना उसका अनुरक्षण नहीं हो सकता है। इसका मतलब है पोषण, उसके शरीर में होने वाला जो प्रक्रिया है वो एक तरह का क्या है? जैव प्रक्रम। यहीं पे नोट पॉइंट है ये कि जो जनन होता है हमारा, रिप्रोडक्शन, जनन, जनन जो होता है वो जैव प्रक्रम नहीं होता। क्या कि बिना जनन का भी जीव जिंदा रहता है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना। भारतीय भवन में नहीं है लेकिन किस में है? आलोक में। और एनसीईआरटी में भी हो सकता है। ये लाइन हो सकता है कि जनन जो है वो जैव प्रक्रम न है। समझ गए? अब जैव प्रक्रम के बारे में हमारे इस चैप्टर में पार्टिकुलरली पोषण के बारे में दिया हुआ है। और भी जैव प्रक्रम है, श्वसन, वो अगला चैप्टर है। परिवहन या फिर परिसंचरण वो अगला चैप्टर है जिसमें हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हृदय, परिवहन का मतलब शरीर में कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। अब वो कैसे होता है हमारा? तो वो ब्लड के द्वारा होता है। तो परिवहन में हम लोग ब्लड के बारे में ही पढ़ते हैं। ब्लड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स यानी रक्त कोशिकाएं, WBC, RBC, वो सब पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण। तो बोलो रे, जैव प्रक्रम क्लियर है ना? जैव प्रक्रम क्या होता है? किसी भी सजीव के अंदर होने वाला ऐसी प्रक्रियाएं जो उसका अनुरक्षण करता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे श्वसन, पोषण। नीचे नोट में लिखिएगा, जनन जो है जैव प्रक्रम नहीं है, क्योंकि बिना जनन का भी सजीव जीवित रह सकता है। जनन के द्वारा जीवों का अनुरक्षण नहीं होता, इसीलिए वो जैव प्रक्रम नहीं है। आगे इतना तक समझ में। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब आगे बढ़ेंगे तो अब पोषण के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो पोषण का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से स्वीटी धसोर धसोर के खाती है। नहीं खाती? चलो हम ही धसोर धसोर के खाते हैं। तो पोषण का मतलब क्या हो गया? ये गांव घर में सुना होगा, अक्सर मम्मी यार ताना देती है, पायल पोस के बड़ा की तो वही है पोषण। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग देखे थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण को जब आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना। भोजन को ग्रहण करने एवं उसको उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है हमारा दो तरह का होता है। जब कोई जीव खुद से अपना भोजन बना लेता है, जैसे पेड़ पौधा खुद से बना लेता है, तो जब कोई जीव खुद से अपना भोजन बना ले तो इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। और जब कोई जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करे तो इसको हम लोग कहते हैं परपोषण। जैसे मानव, मेढक, स्वीटी, बंदर। ऐसे स्वीटी ब्रैकेट में लिख सकते हो, बंदर।
इस सब में जो भोजन का ग्रहण होता है वो दूसरे जीवों के द्वारा होता है, यानी दूसरे जीव से ये लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो जब कोई जीव खुद से ही अपना भोजन बनाए तो उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। और जब कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करे तब उसको क्या कहेंगे, परपोषण। अब स्वपोषण को थोड़ा अच्छे से डिटेल से एकदम बेहतरीन तैयारी करते हैं स्वपोषण के बारे में। तब किसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे, परपोषण का। अभी देखो, अब एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे, समझ गया। तो यहाँ देखो स्वपोषण, स्वपोषण को तोड़कर भी ना हम लोग समझ सकते हैं। स्व प्लस कौन चीज, पोषण। पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। स्व का मतलब होता है अपने आप, अपने आप, यानी इसको अपना भी कह सकते हैं। यानी अपना भोजन जब खुद ग्रहण कर ले कोई जीव, जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो ये मान लीजिए क्या है, पेड़ है, और ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। तो पेड़ पौधा में होता है क्लोरोफिल, इसकी पत्तियों में क्या होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ना, इसके पास पावर होता है कि सूरज से ऊर्जा लेगा तो सूरज के ऊर्जा को क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को ये किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। किस में कहोगे सर, रासायनिक ऊर्जा क्या है? अरे यही तो वो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम लोग खाना, सॉरी मेरा मतलब है कोई भी काम कर पाते हैं। हम लोग को ऊर्जा चाहिए कोई काम करने के लिए, वो कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। और ये मिलता कहाँ से, सूरज। इसलिए पूरी दुनिया में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है, सूरज है। सूरज से जो ऊर्जा होता है वो किस में आता है, पेड़ पौधा में। और फिर पेड़ पौधा के अंदर जो ऊर्जा जमा होता है, रासायनिक ऊर्जा, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितना भी जीव है यहाँ पृथ्वी पर। समझ गया। अब देखो, तो स्वपोषण का मतलब हुआ जब कोई जीव अपना भोजन खुद ही बना ले तो इस प्रक्रिया को कहेंगे स्वपोषण। इसका उदाहरण है, उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण, एकदम सुंदर उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या है जी, स्वपोषण है। अब इसको तोड़ोगे तो निकलेगा प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश का मतलब यहाँ होता है सूर्य का प्रकाश। किसका जी, हमारा नहीं, लालटेन का नहीं, किसका, सूर्य का प्रकाश। और उसके बाद दूसरा जो है संश्लेषण, इसको इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है निर्माण। निर्माण में जी किसका निर्माण, तो भोजन का निर्माण। अच्छा, भोजन में क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज, C6H12O6। C6H12O6 क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, इसी का निर्माण करता है। आप बोलोगे कहाँ करता है, तो जहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरोफिल, यानी पत्ती में, मेरा मतलब है पत्ती में। कहाँ पे, अच्छा बोलेगा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, दिन में, क्योंकि रात में तो सूरज ही नहीं रहता है। और अगर सूरज गलती से आ भी गया तो रात थोड़ी कहेंगे उसको, दिन ही कह देंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, दिन में। तो कहेंगे, आप देखो, आप कहेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का स्वपोषण होता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं। ये बात एकदम ध्यान देने वाली है। भोजन का निर्माण कहाँ होगा, पत्तियों में। इसलिए पेड़ पौधे का किचन, यानी किचन ऑफ द प्लांट, और वी कैन से कि पेड़ पौधों का रसोई घर क्या है, तो क्या है, वो पत्ती है। जहाँ भोजन बने वही तो रसोई घर है। तो बाथरूम का कह देगा, अरे किचन में बनाते हैं तो किचन कन कहेंगे, रसोई घर, तो वही बात है। अब देखो आगे, आगे इसके बारे में आप थोड़ा देखते हैं कि ये जो अणु है, ग्लूकोज का अणु, इसको बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए। कौन सी, साहस और बुद्धि। क्या चाहिए, बेवकूफ, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, H2O चाहिए। साहस और बुद्धि से ये बनेगा रे। अभी देखो, इसमें CO2 है, तो ये C जो होता है वो CO2 से मिलता है H2O। ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो यही क्या बना देता है, ग्लूकोज। ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पेड़ पौधों को कहाँ से मिलेगा, वायु से मिल जाएगा। वायु में होगा कौन चीज, CO2, तो पत्ता मिल गया आसानी से। अब उसके बाद ये क्या है, जड़ है, तो जड़ में क्या, जड़ से नीचे सोख लेगा कौन चीज, जल। और ये जल भी धीरे धीरे करके जाइलम के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, पत्ती में। और जब वहां पहुंचता है तो दिन के समय में क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और इस दोनों को मिला के और पेड़ पौधे का भुंजा बनाता है, यानी भोजन बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन।
जिसको तुम लोग नेटा के द्वारा सुरखता है। नाक में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन जितना भी जीव है, फिर चाहे वो पेड़ पौधा हो या कोई जीव जंतु हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव हो, दुनिया में कोई भी जिंदा जीव जो है यानी सजीव जो है, सब श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेता है। ये बात नहीं कहना कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन श्वसन में थोड़ी ले रहा है। किसमें ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ले रहा है। ये बात एकदम ध्यान में देने वाला है कि हम लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि वो कौन सी है, तो वो क्या है आपका श्वसन में CO2 ले रहा है पेड़ पौधा। कौन सी लेगा वो भी, तो ऑक्सीजन ही लेगा। कोई भी जिंदा जीव जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये अलग बात है कि दिन के समय में पेड़ पौधा क्या करता है, वातावरण से CO2 ले लेता है, भोजन बना लेता है, और जो ऑक्सीजन निकालने वाला होता है उसी को वापस से लेके श्वसन भी कर लेता है। समझ गया क्या। अब देखो इसके बाद आता है हमारा परपोषण। क्या आता है, स्वपोषण के बाद क्या आएगा, स्वपोषण। पूरी तरीके से समझ में आ गया ना। स्वपोषण का उदाहरण बोलो तो, अरे स्वपोषण का उदाहरण बोलो ना। पेड़ पौधा, प्रकाश संश्लेषण लिखोगे कैसे, CO2 प्लस H2O, एरो ऊपर में लिखिएगा सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखिएगा क्लोरोफिल या हरित लवक। इधर क्या बनेगा, ग्लूकोज, और साथ में क्या बनेगा, इसको बैलेंस भी कर सकते हो। इसी को जब उल्टा देते हैं तो इसको कहते हैं यह है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है, और इसी को जब उल्टा दीजिएगा तो वो हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा, तो श्वसन का समीकरण क्या होगा, ये दोनों गायब, क्योंकि पेट के अंदर तुमको क्लोरोफिल और सूरज नहीं है दिखेगा, ये नहीं लिखिएगा, इसको उल्टा हो क्या होगा, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है ना। अब प्लस में O2, और ये क्या देगा आपको, CO2 प्लस H2O, अब प्लस में ऊर्जा एनर्जी, क्या देगा, ऊर्जा। तो ये वाला जो अभिक्रिया है ये क्या है, ये श्वसन की अभिक्रिया है सर। किसकी, श्वसन की। तो इसमें देखो ऑक्सीजन लिए और छोड़े क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, तो श्वसन हो जाएगा। हम यहाँ प्रकाश संश्लेषण पढ़े, श्वसन आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा। श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, जैव प्रक्रम ही है। अरे बंद हो जाए तो छोड़ दो, वीडियो तो बन नहीं रहा है, छोड़ दो, भरने चार्ज कम खत्म होगा। अब आगे देखो, अब आगे जब हम लोग देखेंगे, नहीं टिप दो कहीं नहीं बन रहा होगा तब। अब आगे कौन सी देखेंगे हम लोग, परपोषण। क्या देखेंगे, परपोषण। स्वपोषण सबको आ गया समझ में आया जी। परपोषण का था पर यानी पराया, दूसरा। अब पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करना। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से भोजन को ग्रहण करेगा तो उसी को क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। परपोषण हमारा 3 तरह के होता है। कोई भी जीव या तो सरे गले यानी मरे और सरे गले जीव से भोजन लेता है, या फिर देखोगे किसी जिंदा जीव के शरीर के अंदर रह रहा है और उससे पोषण ले रहा है, और नहीं तो देखोगे नहीं सरलका लेता है, नहीं किसी जिंदा जीव के शरीर में रहता है। तो वो कहाँ से लेता है आखिरकार, तो वो लेता है अंतर्ग्रहण कर लेता है। अंतर्ग्रहण का मतलब बाहर से ग्रहण कर लिया, अंतर्ग्रहण और पाचन करता है। तो कुल मिला के परपोषण के 3 विधि होते हैं, और इसीलिए परपोषण के प्रकार भी कितने हो जाएंगे, 3। पहला होगा मृतजीवी पोषण, दूसरा होगा परजीवी पोषण, और तीसरा होगा प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण। अब यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा। मृतजीवी पोषण का मतलब है जब कोई जीव मृत शरीर के सड़े गले अवशेष से अपना क्या करे, भोजन ले। जैसे कि अपघटन करता, अपघटन जो देखते हो कर देता, यानी सरल का चीज को मिट्टी बनाता, वही ना अपघटन। तो उसको कौन अपघटन करता जो है, वो सड़ा गला चीज खाया होगा तब ना मिट्टी बनाया। अपघटन करता में आता है आपका कौन सी, कवक और जीवाणु। कवक और, तो कवक और जीवाणु में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। और कवक और जीवाणु को अपघटन करता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सड़े गले चीजों को अपघटित करके अपना भोजन ले लेते हैं और उसको किसमें तब्दील कर देते हैं, किसमें बदल देते हैं, तो मिट्टी में बदल देते हैं। समझ गए। उसके बाद है परजीवी। परजीवी में क्या होता है, एक जीव किसी दूसरे जीवित प्राणी के शरीर में रह के उससे अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में जिस जीव से ये भोजन प्राप्त करता है उसको कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। अब जैसे कि देखोगे भैंस है,
भैंस में चमक्कन रहता है, तो चमक्कन हो गया परजीवी। अब भैंस कौन सी हो गया, उसका होस्ट हो गया। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बहुत सारा उदाहरण। हमारे शरीर में जितना भी रोगाणु रोग उत्पन्न करता है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमसे क्या करता है, पोषण लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हम लोग उसके होस्ट हो जाते हैं। तो परजीवी का उदाहरण हो जाएगा आपका रोगाणु। आप देखे होंगे स्कूल में एल्बेंडाजोल खिलाता है बच्चा में, क्योंकि वो गोल कृमि जोकटी जगती होता है, कृमि जो कि लेटरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, बच्चा आर के देखोगे तो वो क्या होता है, गोल कृमि होता है, हमारे छोटी आंत में रहता है वो, और हमसे क्या लेता है, पोषण। समझ गया क्या। तो वो भी एक तरह से क्या है, परजीवियन है, हम लोग उसके होस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद है प्राणी संपोषण। तो इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और उसके बाद पाचन, यानी परपोषण की ऐसी विधि जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण हो और उसका क्या हो, पाचन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। इसका उदाहरण भी आप ध्यान में रखिए, जैसे मानव हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है कि नहीं, मेढक हो गया, ये सब में क्या होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। अब हम लोग देखते हैं प्राणी संपोषण में ही इस दोनों के बारे में हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। प्राणी संपोषण में पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार से भोजन को क्या करता है, किस प्रकार अपना पोषण करता है, उसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्या जी, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कितने चरण में पूरा होता है सर, तो 3 चरण में। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या होता है, पाचन, दूसरा क्या होता है, और तीसरा होता है बहिष्करण। क्या होता है, देखो अमीबा जो है ये एक कोश का जीव है, आपको पता है ना, अमीबा एक कोश का जीव है, साथ ही साथ ये मृत जीवी बोल रहे हैं, ये क्या बोल सकते हैं, मृदु जलीय प्राणी। 2 तरह का जल होता है, एक तो नमकीन जिसे कि हम लोग क्या करते हैं, समुद्री जल, खारा जल, और एक होता है जो आपके नदी पोखर तालाब वगैरह और हमारे मुंह में जो मिलता है, ये क्या है, मृदु जलीय है। तो लार तो ये है ना, हम ही बोल रहे हैं कि खारा वाला तो नहीं पीते हैं हम लोग, तो मृदु जलीय हम लोग पीते हैं, उसी में कौन सी होता है, अमीबा होता है। तो अमीबा एक मृदु जलीय प्राणी है और साथ ही साथ अमीबा एक कोशिकीय क्या है, प्राणी है। इसमें पोषण किस प्रकार का होता है, तो परपोषण, और परपोषण में भी कौन सा, प्राणी संपोषण। तो इतना बात पहले आप लिख लीजिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो कि मृदु जलीय होता है। इसमें परपोषण के प्राणी संपोषण प्रकार का क्या पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, और इसमें पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरा होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण। अंतर्ग्रहण और बहिष्करण, अवशोषण नहीं, क्या है, बहिष्करण है। तो अमीबा के अंदर जो है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। तो अमीबा जो होता है कूटपाद के माध्यम से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, इस तरह का जीव होता है अमीबा। ये हो गया मान लीजिए अमीबा का कौन सी केंद्रक। तो ये बाहर वाला ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, इसको कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अमीबा किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद। और अमीबा के अंदर जब भोजन चला जाता है तो भोजन रसधानी का निर्माण होता है, किसका, और भोजन रसधानी में ही क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसका कूटपाद के माध्यम से ही क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है, जिसको बहिष्करण कहते हैं। तो ये था आपका अमीबा में कौन सी, पोषण। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम में पोषण, किसमें, पैरामीशियम में भी पोषण को जब आप देखिएगा तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, क्या जी, और ये भी मृदु जलीय जीव है, और इसमें भी प्राणी संपोषण ही होता है परपोषण में। और इसका भी पोषण 3 ही चरण में पूरा होता है। पहला कौन सी था, अंतर्ग्रहण, क्या था, दूसरा था पाचन, और तीसरा था बहिष्करण। यही 3 वो प्रक्रिया इसमें भी होता है। अब देखो पैरामीशियम कुछ इस तरह का जीव है, इसके पूरे शरीर पर इस तरह से क्या होता है, सीलिया पाया जाता है, बाल की तरह संरचना होती है। ये क्या करते हैं पैरामीशियम को, और एक केंद्रक भी होगा, कोशिका है तो ये क्या करती है, इसको
पानी में तैरने में क्या करती है, यानी चलने में मदद करता है, साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है, क्योंकि सीलिया जो होता है एक दिशीय गति दिखाता है, एक दिशीय गति। ये बहुत ही कंपटीशन का सवाल है। सीलिया क्या करती है सर, तो एक कोश की सॉरी एक दिशीय गति दिखाती है, समझ गए। अब जैसे यहाँ पे भोजन के कण है तो ये उसको क्या करेगा, मुख तक लाने में मदद करेगा। इसको कोशिका मुख कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोशिका मुख। जैसे आप इससे पहले जो देखे थे अमीबा, तो उसका आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी भोजन का अंतर्ग्रहण कहीं से भी बहिष्करण हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसका आकार निश्चित होता है। उसका आकार तो अनिश्चित था अमीबा का, इसका जो आकार है वो क्या होता है, अब इसका आकार निश्चित होता है। तो एक होता है इसमें कोशिका मुख, इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। तो भोजन का अंतर्ग्रहण सीलिया के गति के कारण होता है, यानी सीलिया के गति के कारण क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। और जब अंतर्ग्रहण हो गया तो खाना कहाँ चलाएगा, पैरामीशियम के शरीर के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा भोजन राजधानी का निर्माण और भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन, समझे। उसके बाद बहिष्करण, तो इसका एक क्या होता है, निश्चित भाग होता है शरीर का, जिसके माध्यम से भोजन का क्या हो जाता है, तो बहिष्करण हो जाता है, समझ गए। इस प्रकार हम ये भी देख लिए पैरामीशियम में भी इस तरह से क्या हो जाता है, तो पोषण हो जाता है। अब आखिरी टॉपिक है हमारा मानव में पोषण, और उसके साथ ही ये चैप्टर दांत वाला, उसी में पढ़ेंगे मानव में पोषण। घुटना ठोक ठाक लिया कर। आप है सर मानव में पोषण, मानव में जो बोलो जी, मानव में पोषण किस प्रकार का होता है, परपोषण और प्राणी संपोषण, परपोषण में ही प्राणी संपोषण। अब मानव में पोषण जो होता है वो दो, इसके लिए दो चीज जिम्मेदार है। पहला आहार नाल, पहला कौन चीज जी, मानव में पोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, आहार नाल में होती है। आहार नाल जो होता है मुख से लेकर कहाँ तक, मुख से मलद्वार तक का जो रास्ता है वही क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। और दूसरा पाचक ग्रंथि। अब पाचक ग्रंथि जो भी होते हैं इनसे एंजाइम निकलता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भोजन को पचा सकता है, ठीक है ना। अलग अलग एंजाइम भोजन के अलग अलग अवयव को पचाते हैं। जैसे एमाइलेज किसको पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाकर कौन सी बनाते हैं, छोटा अणु जैसे ग्लूकोज। तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचा के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा जैसे लाइपेज। तो लाइपेज एक अलग एंजाइम है, लाइपेज वसा को पचा के क्या बनाते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। उसके बाद प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन को पचा करके एमिनो अम्ल बनाते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए को पचा करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा, न्यूक्लियोटाइड के बाद जैसे कौन सी छूट गया, हो गया चारों। तो ये सारे एंजाइम जो हैं क्या करते हैं, भोजन के अलग अलग अवयव को पचाते हैं और पचा के इस काबिल बनाते हैं ताकि शरीर में उसका क्या हो सके, अवशोषण। अब जैसे प्रोटीन का अवशोषण हमारे शरीर में होगा, नहीं होगा, लेकिन एमिनो अम्ल का होगा। इसलिए प्रोटीन को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में, ताकि प्रोटीन का अवशोषण हो सके। किस रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। तो एक्चुअली पाचन का मतलब ही होता है कि जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं, भोजन के जो जटिल अणु हैं, उसको तोड़कर इतना आसान बनाना ताकि शरीर में उसका क्या हो सके, अवशोषण हो सके, समझ गए। अब देखो, तो एंजाइम का निर्माण कौन करेगा, पाचक ग्रंथि करेगा। और ये एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या होता है, भोजन को पचाना। अब आहार नाल की बात करोगे तो फिगर देख लो थोड़ा, आदमी बना कि बानर बन गया। चलो कोई नहीं, स्वीटी बन गई लगता है। स्वीटी का कान छूट गया था। बात वीडियो बन रहा है, बढ़िया बनाएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। बीच में बोल दे, हेलो गाइज वी आर डिजिटल भिखारी, सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। काट देंगे पता है। चलो तोहर कान मिटा देते हैं, नहीं तो फिर तनी देर में रोएगी, बोलेगी कान वाला लेंगे। अब देखो
अच्छा देखो तो रे, ये वीडियो में आ रहा है ना, काहे कि तुमको समझ में आए ना आए वीडियो बनना बहुत जरूरी है। समझ में आए? जैन भेज के टाइम खेप रहे हैं ना। अब देखिए ये जो है ये क्या है, आपका मुख्य गुहा है, आपका नहीं, इस चित्र का, स्वीटी का। और ये ऊपर वाला क्या है, तो ये नासा गुहा है। ये क्या है, तो ये मुख गुहा है और नासा गुहा है। मुख गुहा और नासा गुहा जहां पे मिलता है, इस वाले जगह को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। उसके बाद देखो, उसके बाद फेरिंग्स के बाद दो नली है, एक ये नली, एक ये नली। इधर वाला नली जो है ये है श्वास नली, और इधर वाला जो नली है ये है ग्रास नली। क्या है? तो आप भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? ग्रास नली में, श्वास नली में नहीं जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो श्वास नली के ऊपर में ये क्या है, इस वाले संरचना को हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं? और स्वर यंत्र के ऊपर देखिएगा एक ढक्कन है, इस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस जो होता है, जैसे ही भोजन कहाँ आएगा, ग्रसनी में आएगा, तो एपिग्लोटिस किसको बंद कर देगा? स्वर यंत्र, या हम कहें क्या, श्वास नली को बंद कर देगा। तो इससे भोजन जो है वो श्वास नली में जाने से बच जाता है। अब कई बार खा रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, तो ग्रसनी में भोजन तो चला आता है, पर दिमाग उसको काम नहीं दे पाता एपिग्लोटिस को कि बंद करो, तो तनी खुले रह जाता है, तनी मनी इसमें भोजन चल जाता है। श्वास नली वाला देखता है अंदर से कि इसमें भोजन आ रहा है, तो उसको धकेल देता है एकदम जोर से। धकेलता है तो हमको हुचकी हो जाता है कि हम दूसरा को फंसा देते हैं, ये देखो याद कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद आप खुद कुछ और कर रहे हैं, खा रहे हैं और कहीं और दिमाग है, तो एपिग्लोटिस को संदेश नहीं गया, तब न बंद नहीं हुआ जी। तो गलती क्या कर होता है, याद करे वाला कि खुद? याद तो कोई नहीं करता है जीवन में, सब अपन अपन काम किया निकला। तो इसीलिए खाना खाते समय एकदम मोबाइल नहीं चलाइए, और नहीं तनी तनी चलाइए, और फिर चलेने बंद कर खाइए। ठीक। तो देखो हम, तो एपिग्लोटिस जो होता है वो श्वास नली को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिस वजह से जो है भोजन जो है श्वास नली में नहीं पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अब ग्रास नली में जो है एक गति होता है जिसको कहते हैं कर्मांकुचन गति। क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा सांप पर कुछ गिर जाता है तो पहले एकदम गला भिरा रहेगा फूलल खूब, फिर पुछड़ी तक जाए जाए तो एकदम ठीक न हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, तो वो कर्मांक कुचन को दर्शा रहा है। यानी कर्मांक का मतलब कर्मिक रूप से, कुचन का मतलब पूछ रहा है, एकदम पूछ पूछ के क्या करता है, निगल लेता है अच्छा से। तो कर्मांक कुचन गति ही किसमें होता है? इसमें भी भोजन आएगा तो फूल जाएगा, फिर धीरे धीरे अमाशय तक आवे तावे क्या होता है, पचक उचक एकदम ठीक। तो कर्मांक कुचन गति कहाँ पे पाया जाता है? तो ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है। कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय के 3 हिस्से होते हैं। अमाशय के कितने हिस्से होते हैं? 3। पहला हिस्सा को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? दूसरा हिस्सा को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? और तीसरा हिस्सा को कहते हैं कार्डियक फुंडिक। दूसरा होता है फुंडिक, दूसरा हिस्सा क्या होता है? फुंडिक। और तीसरा होता है पाइलोरिक। रे बात करेगा, मार खाएगा कि? तो अमाशय का कितना हिस्सा होगा? 3 गो। पहला हिस्सा का नाम बोलो, कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। अब अमाशय के बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पहले देखिए ये वाला जो हिस्सा, ये छोटी आंत ना है। छोटी आंत का ये वाला हिस्सा कैसन लग रहा है? सी के तरह नहीं लग रहा है? सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सी का मतलब चित्रसेन, मेरा मतलब ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी नहीं, ग्रसनी तो ये है ना। स्व के जगह हवा लिखिएगा, ग्रहणी। छोटी आंत का सी आकार का जो हिस्सा है, और पहला जो हिस्सा है जो किससे जुड़ा हुआ है? अमाशय के। अमाशय के किस भाग से? पाइलोरिक से। अमाशय के किस भाग से? इस वाले हिस्सा को, छोटी आंत के इस हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रहणी। इस ग्रहणी में देखिएगा इधर ये जो संरचना है ये है अग्नाशय। क्या है? और इधर देखो, इधर ये वाला जो संरचना ये है यकृत, और यकृत में ये जो थैला के समान है इसको कहेंगे पित्ताशय। तो पित्ताशय से एक नली आ रही है और अग्नाशय से एक नली आ रही है, और ये दोनों कहाँ पे मिलती है? ग्रहणी में। उसके बाद ग्रहणी के बाद छोटा सा जो यहाँ पे, यहाँ छोटा सा जो आपको क्या दिख रहा है? छोटी आंत का हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। जेजुनम जो, और उसके बाद ये सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत का वो होता है इलियम। इलियम, इलियम छोटी आंत का सबसे
बड़ा भाग होता है। देखो हमारा पूरा आहार नाल 8 से लेकर 10 मीटर तक का होता है, उसमें खाली छोटी आंत कितना होता है, लगभग 6 मीटर का होता है, समझ गए। और छोटी आंत का भी सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, इलियम होता है। इलियम में ना भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन। और साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी कहाँ हो जाता है, इलियम में ही। क्योंकि इलियम में एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है विलयी कोशिका। क्या नाम होता है, विलयी। इंग्लिश में लिखा रहेगा VILLI, VILLI। तो विलयी कोशिका ऐसे ही होता है। वीडियो बन रहा है तो क्या होता है, विलयी, VILLI। अब देखिए, तो भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में भाई, तो इलियम वाले भाग में। तो छोटी आंत का भी क्या भाग हो गया, 3, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। उसके बाद हम लोग बड़ी आंत में आते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है सर, तो बड़ी आंत है। क्या है ये, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में देखिएगा, जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है तो उस वाले बड़ी आंत के हिस्से को हम लोग सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। और नीचे देखो, जहां पर भोजन जो है, अनपचा भोजन या मल कह लीजिए, जमा रहता है, उसको कहते हैं मलाशय। छोटी बड़ी आंत के जिस हिस्सा में मलाशय क्या होता है, मल क्या होता है, जमा होता है, उसको मलाशय कहते हैं। मलाशय को ही रेक्टम भी बोला जाता है। ये वाला आता है वीडियो में, तनी मनी ये बनेलका वाला आ रहा है। तो ये वाला जो है, ये क्या है, मलाशय है। क्या है, मलाशय को ही क्या कहते हैं, तो रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा होता है, यानी अभी तक जितना पढ़े हो सबका 3 हिस्सा होता है। के पहला अमाशय का 3 हिस्सा कौन सी, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत का 3 हिस्सा, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब बड़ी आंत का भी 3 हो। पहला जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलता है, इस हिस्से को कहते हैं सीकम। उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा जो है, इसको कहते हैं कॉलन, नो कॉलन। और उसके बाद जहां पे मल जमा रहता है बड़ी आंत के जिस हिस्से में, उसको कहते हैं कौन सी, मलाशय। बड़ी आंत के इस तीनों भाग में, सीकम, कॉलम और रेक्टम, यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण। इसलिए आपको पूछेगा जल का अवशोषण हमारे आहार नाल में कहाँ होता है, तो बोलिएगा बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है सर, बड़ी आंत में। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं, और जो मुख्य इसका हिस्सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब थोड़ा पाचक ग्रंथि के बारे में, फिर अच्छा इसको पचाने वाला पढ़ा दें, तब वो पढ़ा देंगे, ठीक नहीं होगा, देख लो, साथ साथ देख लेते हैं दोनों। सबसे पहले देखते हैं पाचन की प्रक्रिया कैसे होता है। आहार नाल के सारे हिस्से को आपने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले जो आपका मुख गुहा है, यहीं पे पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन क्या पूरे कार्बोहाइड्रेट का होता है, नहीं। कितना होता है, 30%, 30% ओनली। 30% कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका पाचन हो जाता है माल्टोज के रूप में। किसके रूप में, माल्टोज के रूप में। यानी मुख गुहा में ही हमारा पाचन का प्रक्रिया क्या हो जाता है, शुरू। और ये खत्म कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है जी, छोटी आंत के इलियम में। अभी हम देखे थे पूर्ण पाचन कहाँ हुआ था, छोटी आंत के किस भाग में, सीधा नहीं बैठल जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। वीडियो बंद कर कितना मार मारेंगे ना, वीडियो मारेंगे तो कहेगा खरूस मास्टर है। देखो, तो 3 जगह हमको पढ़ना है पाचन। पहला आप पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में आंशिक रूप से किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में आंशिक रूप से पाचन होता है प्रोटीन का, और किसका जी, वसा। प्रोटीन और वसा का आंशिक रूप से पाचन कहाँ होता है, अमाशय में। और पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। अब जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम को अलग से एक बार बता देंगे, हो गया के ये हो गया पाचन। अब पाचन जो होता है, थोड़ा पाचक ग्रंथि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाचक ग्रंथि के बारे में, किसके बारे में जी, पाचक ग्रंथि। अब सबसे पहले आप देखिएगा कि मुंह में होता है लार ग्रंथि। मुंह में क्या होता है, लार ग्रंथि। मुंह में क्या रहता है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से निकलता है लार। लार में होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज को ही और क्या कहते हैं, बोलो, एमाइलेज को ही और क्या कहते हैं,
बेकार वीडियो शुरू कर दिए, मारते भी इतना मन। टाइलिन लिखाए थे उस दिन, छोड़ जो रहे थे। तो एमाइलेज, एमाइलेज को इन क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। कौन सा एमाइलेज? लार एमाइलेज। तो टाइलिन या फिर एमाइलेज क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये पाचक ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुख में। और इसकी संख्या होती है 6, या फिर लिखा रहेगा कहीं कहीं पे 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का भी मतलब होता है 6। इस तीनों जोड़ी का अलग अलग नाम है। पहला होता है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और एक होता है कैरोटिड होता है। कैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। किताब में है, देख लीजिएगा। ये पूछता नहीं इसलिए लिखा है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा हम लोग आते हैं अमाशय में। तो अमाशय में जो ग्रंथि होते हैं उसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं सर? जठर ग्रंथि से 2 चीज निकलता है। जठर ग्रंथि से एक तो आपका क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और दूसरा निकलता है आपका HCl अम्ल, जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि वहां पे एंजाइम जो निकल रहा है वो भोजन को पचा सके। समझे? तो जठर ग्रंथि कहाँ पे हो जाएगा? आपका अमाशय में। उसके बाद तीसरा जो है वो आपको क्या पढ़ना है? यकृत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यकृत। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी, 1.5 किलो का रहता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत किसका निर्माण करती है? पित्त का। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय से पित्त कहाँ जाता है? छोटी आंत के किस हिस्से में? ग्रहणी में। देखे थे जो सी आकार का होता है, वहीं पे जाता है। और भोजन को ये पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। अभी अमाशय में आप देखे HCl अम्ल रहता है जो अम्लीय बनाता है, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में ही पचा सकते हैं। लेकिन छोटी आंत में पचाएगा किस में? छोटी आंत में पचाएगा क्षारीय माध्यम में। तो इसलिए पित्त क्या कर देता है? भोजन को क्षारीय कर देता है, ताकि उसका पाचन हो सके। साथ ही साथ पित्त जो है वो वसा का पायसीकरण करता है। वसा का, यानी वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही वसा का क्या होता है? पायसीकरण। और ये कौन करता है? तो ये पित्त करता है। उसके बाद देखो, लीवर यानी यकृत समझ गया। उसके बाद आपको पढ़ना अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो होती है वो मिश्र ग्रंथि होती है, यानी अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। जैसे यकृत बाह्यस्रावी का काम किया, जो भी एंजाइम बनाता है सब बाह्यस्रावी होता है। अब ये एंजाइम भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, इसलिए ये अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी। हार्मोन में ये इंसुलिन बनाता है, जिससे कौन सा रोग का नियंत्रण होता है? डायबिटीज या मधुमेह। और एंजाइम में ये सब यानी संपूर्ण एंजाइम बनाता है। पाचन के लिए जो भी एंजाइम चाहिए सब कौन बना देगा? आपको अग्नाशय बना देगा। और सब बना के कहाँ भेजता है? छोटी आंत के ग्रहणी वाले हिस्से में। उसके बाद का हम लोग देखते हैं, छोटी आंत में भी एक ग्रंथि होती है जिसको आंत्र ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? और आंत्र ग्रंथि से एंटेरोकाइनेज निकलता है। क्या निकलता है? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? अभी देखे थे ना, ग्रहणी में क्या आ रहा था? अग्नाशय से क्या आ रहा था? बहुत सारा पाचक एंजाइम। और पित्ताशय से पित्त। पित्ताशय से पित्त आया और छोटी आंत के इलियम वाले भाग में क्या कर दिया? भोजन को क्षारीय कर दिया। अब भोजन को अग्नाशय से आया हुआ जो एंजाइम है वो क्या कर सकता है? पचा सकता है। लेकिन अग्नाशय से आए हुए एंजाइम को सक्रिय कौन करता है? तो छोटी आंत में जो मिल रहा है आपको एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये अग्नाशय से आए हुए एंजाइम को सक्रिय कर देता है। और सक्रिय हो गया, माध्यम बना दिया कौन? पित्त। और सक्रिय कर दिया एंटेरोकाइनेज। तो अग्नाशय से मिलने वाले जितने भी एंजाइम है वो पूरी तरीके से छोटी आंत में भोजन का पाचन कर देते हैं। अब पाचन पूर्ण हो गया तो छोटे छोटे अणु बन गए जिसका हमारे शरीर में अवशोषण हो सकता है। तो हमारे शरीर में जिसका अवशोषण हो सकता है वो क्या होता है? इलियम में ही इस तरह का कोशिका होता है, बहुत सारा अंगुली के तरह। इसको कहते हैं विलाई कोशिका। और विलाई कोशिका के द्वारा ही क्या हो जाता है? तो अवशोषण हो जाता है। और इस प्रकार से जो होता है हमारा क्या, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दांत के प्रकार के बारे में। पहले दांत क्या होता है? तो दांत हमारे शरीर का कठोर भाग है। और दांत के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। समझ गए क्या? अब इसको देखोगे तो दांत, अब जब कई बार आप लोग खाना खाइएगा, दांत और नहीं धोइएगा तो उसमें फसल रह जाता है भोजन का कण। भोजन का कण फसल रहेगा तो कुछ दिनों में वो क्या होगा? सड़ गल जाएगा। और सड़ले गलने से वहां पे क्या बन जाएगा? जीवाणु। और वो जीवाणु क्या करता है? दांते में छेद कर देता है और दांत को सड़ा गला के तोड़ देता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं दंत प्लाक या दंतक अस्थि क्षय। समझ गया? दांत का क्षय हो गया क्योंकि हमने दांत नहीं धोया। इसलिए दांत को धोइए डेली, सर्फ साबुन से धोना। मेरा मतलब किससे? टूथपेस्ट से ना।
है, तो कोलगेट से धोइए। उसके बाद दांत के प्रकार को देखिएगा तो दांत हमारे कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? पहला कौन सी होता है? पहला होता है कृंतक। क से कृंतक, क से काटना। कृंतक का काम होता है काटना। दूसरा रदनक या इसी को भेदक भी बोलते हैं, इसका काम होता है चीरना या फाड़ना। फाड़ना या फिर कह सकते हैं चीरना। उसके बाद होता है आपका अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और अग्र चवर्णक के बाद क्या होता है? चवर्णक। इस दोनों का ही काम होता है पीसना या चबाना। पीसना या चबाना। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जितना भी चीज है एक एक करके सब क्लियर कर दिए। अब वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा एक बार, और इसका आप टेस्ट लेंगे इस पूरे चैप्टर का, समझ गए क्या? तो टेस्ट देने के लिए रेडी रहिए। कल वो PDF दिए थे, निकाल कर लाइए उसको।